अगर पर्सोनिफिकेशन के अलावा एग्जाम में आपसे सिमिली मेटाफर भी पूछ लेंगे तो आप वही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि सिमिली में तो भाई मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस नॉर्मल नहीं है, सैम्पल पेपर से लिए गए हैं। तो एक बार जरा चेक कर लो आप लोगों को आते भी है नहीं आते। हाँ, अपनी तैयारी कितनी एक बार चेक कर लो। हेलो एवरीवन, आई एम सागर अधिकारी फ्रॉम लर्निंग आर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली एक पोएम से लिए गए हैं जो कि है माय मदर एट 66। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, सैम्पल पेपर से लिए। और ये बिल्कुल सही समय आ गया है, आपको अभी सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखो सैम्पल पेपर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहली बात आप लोगों को पैटर्न क्लियर होगा कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं। दूसरा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके से पैटर्न है, इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो वो आपको हेल्प करेगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। जाहिर सी बात है, ये प्री प्रैक्टिस है। तो चलिए बोर्ड पे आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पोएम को ना एक बार पढ़ लेना है। आपको ये पता लगाना है कि पोएम कौन सी पूछ रहा है। इसमें साफ वर्ड नज़र आ रहे हैं आपको, मदर वर्ड लिखा आ रहा है, कोचिन लिखा आ रहा है। तो अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो वैसे देख के पहचानने में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये क्लियर हो गया कि भाई ये वाली पोएम है। ठीक है, आप सीधा किस पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए, पूछ क्या रहा है वो। इसमें लिखा हुआ है What does the expression her face like Asian express? इतनी सी बात यहाँ पे लगा हुआ ना, इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, तो हर से लेके फेस लाइक एशन। वो कह रहा है इतनी फ्रेज का, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, पोएम में ये एक्सप्रेशन क्यों यूज किया गया था, इसका क्या मतलब है। अच्छा, आप जरा एक बार चेक करो ये एक्सप्रेशन आया कहाँ पे था। आप देखेंगे पोएम में यहाँ पर आया हुआ है हर फेस एशन, हर फेस एशन लाइक दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कोचिंग जा रहे थे वो अपने पेरेंट्स के घर से। आई सो माई मदर बिसाइड मी, मम्मी बगल में बैठी हुई थी, डोज कर रही थी, ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ था, और उनका जो चेहरा था किसकी तरह था, ऑफ अ कॉर्प्स। तो यहाँ पे साफ साफ लाइन आ रही है, साफ साफ वर्ड आ रहा है कि जो उनका चेहरा जो कंपेयर किया गया था, किससे कंपेयर किया गया था, कॉर्प्स से। कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, शव। जैसे एक मरे हुए व्यक्ति का शरीर होता है, मरे हुए व्यक्ति का चेहरा बन जाता है, वैसे ही उससे कंपैरिजन किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया कि इसका क्या मतलब है। तो एक बार चेक कर लेते क्या क्या है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ आपको ब्राउन एंड डल फेस। क्या उनका चेहरा ब्राउन था, क्या उनका चेहरा डल था, तो ये लाइन बोली गई थी क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन आपके पास हो गया गलत। एमसीक्यू का एक ये भी तरीका है कि भाई अगर 3 ऑप्शन आपने गलत निकाल लिए ना तो बचा हुआ तो ठीक ही होगा। अगर आपको सही आंसर समझ नहीं आ रहा, या तो अगर आपको सीधा आंसर पता है सीधा पिक कर लीजिए, सीधा पता लगा लीजिए कि भाई ये वाला है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, थोड़ा पढ़ लो, एक बार चेक कर लो। और क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, रीज़न बताने की भाई सारे पॉइंट क्यों गलत है, यही पॉइंट क्यों ठीक है, तो मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। वैसे तो पूरी सेम लाइन ही लिखी आ गई है कि इस एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या था। जब बोला गया था कि उनका चेहरा किसकी तरह है, एशन की तरह है। एशन का मतलब क्या था, वेरी पेल, बहुत ज़्यादा पीला पड़ा होना, कलरलेस होना, किसी बीमारी की वजह से, किसी डर की वजह से। और ऐसा कब हो जाता है, जब एक शव की जो एक कॉर्प्स होती है, जो एक लाश होती है, उसका चेहरा तब हो जाता है। तो इसलिए बोला गया था फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। ये आंसर इसका ठीक होना चाहिए, बी इज द परफेक्ट आंसर। सी क्यों गलत है, उसका आंसर चेक कर लो आप, वीक एंड ओल्ड फेस। मम्मी का चेहरा क्या था, कमजोर था, और मम्मी बूढ़ी हो रखी थी, तो ये लाइन बोली गई थी। ऐसा तो है ही नहीं, साफ लिखा आ रहा है। ये वाला ऑप्शन भी आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। डी में लिखा हुआ है फेस डिवॉइड ऑफ इमोशन। पहले तो यहाँ पर डिवॉइड का मतलब आप समझो, डिवॉइड का मतलब क्या होता है। डिवॉइड का मतलब होता है लैकिंग। लैक का मतलब होता है कमी होना, अभाव होना, या फिर आप बोल सकते हैं विदाउट, कि उनके चेहरे पे क्या नहीं थे, इमोशंस नहीं थे। उनके चेहरे पे इमोशंस लैक कर रहे थे, इमोशंस के बिना थे वो चेहरा, मम्मी का चेहरा। तो ये लाइन बोली गई होगी कि हर फेस लाइक एशन। ऐसा था क्या,
आपने पोएम पढ़ी, आपने पता लगाया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई इस वाले ऑप्शन को भी आप क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए। डिवोइड का मतलब भी याद रखना आप लोग, लैकिंग होता है, विदाउट होता है, फ्री फ्रॉम। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। हर फेस लाइक एशियन का मतलब क्या हुआ, फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। सीधी सीधी बात है कि जब सबसे पहला कंपैरिजन आया था, वो कंपैरिजन किससे किया गया था, एक लाश से किया गया था। मम्मी का जो फेस था किससे कंपैरिजन किया गया था, एक डेड बॉडी से किया गया था, जैसे कि फेस एक डेड बॉडी का होता है। क्लियर। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, कि यहाँ पर हमें एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो किसका एग्जाम्पल होना चाहिए, पर्सोनिफिकेशन का। अब ऑप्शन के अंदर एक पोएटिक डिवाइस, ये पर्सोनिफिकेशन जो होता है पोएटिक डिवाइस होता है। ऑप्शन के अंदर भी हम एक सिमिली गिवन है, सिमिली खुद एक पोएटिक डिवाइस है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पर्सोनिफिकेशन का थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ पहले कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है और सिमिली क्या होता है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, फिर आप गलत आंसर निकाल पाएंगे, फिर आपको समझ भी आएगा कि हाँ भाई पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल ये वाला है। सबसे पहले यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है पर्सोनिफिकेशन, इसी का मतलब समझ लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन में एक वर्ड में अगर आपको इसमें से बताऊं तो वो है पर्सन, जिसमें से क्या निकल के आ रहा है, पर्सन, PERSON, पर्सन। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं हम, चीज़ों को पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफाई क्या एक वर्ब है, और पर्सोनिफाई से क्या बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। इसमें चीज़ों को क्या किया जाता है, पर्सोनिफाई किया जाता है। पर्सोनिफाई का मतलब क्या हुआ, टू गिव एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू नॉन लिविंग थिंग्स, टू एन आइडिया, टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को पर्सन की क्वालिटी दे देना, किसी भी आइडिया को पर्सन का फीचर दे देना, किसी भी चीज को एक पर्सन की क्वालिटी दे देना, फीचर दे देना, कैरेक्टरिस्टिक दे देना, वो क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे कहना है बारिश हो रही है, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इट इज रेनिंग। ठीक है, नॉर्मल भाषा है, कुछ भी इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। मगर देखो एक तरीका ये भी इस बात को लिखने का, वो ऐसे बोलता है द क्लाउड्स आर वीपिंग, बादल रो रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या बादल सही में रोते हैं क्या, बादल का काम होता है क्या रोने का, क्या हम ये शब्द जो है रोना नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं बादल के लिए, नहीं करते ना। अच्छा, रोने वाली क्वालिटी किस में से ली गई है, ये किसका फीचर है, एक पर्सन का फीचर है। कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार आप वीप वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, भाई वीप मतलब तो रोना होता है, और रोना तो पर्सन का काम है, ये तो पर्सन की क्वालिटी है। तो पर्सोनिफाई में किया ही ये जाता है भाई, कोई किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आइडिया को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम एक पर्सन की क्वालिटी दे देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। एक पोएटिक डिवाइस है। अब इसका मतलब भी बारिश हो रही है, एक सेंटेंस था इट इज रेनिंग, और अब क्या बोला मैंने, द क्लाउड्स आर वीपिंग, दोनों का मतलब है बारिश हो रही है। मगर आप खुद देख लो यहाँ पर आपको कौन सा थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। एक तरीका है पोएट का कि इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए रीडर्स के लिए। द क्लाउड्स आर वीपिंग, यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किया गया बाय द पोएट, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, अब आपको पर्सोनिफिकेशन का मतलब समझ आ गया, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि भाई ये क्या है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा एक वर्ड आप और समझे जिसका नाम होता है सिमिली। क्या नाम होता है, सिमिली। सिमिली में क्या होता है, सिमिली में हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, एक और वर्ड होता है सिमिली के अलावा, एक मेटाफर भी होता है। आपने सिमिली के अलावा एक और वर्ड होता है, वो होता है मेटाफर। मेटाफर और सिमिली में दोनों में ना कंपैरिजन ही किया जाता है, दो चीजों में, किसी भी दो चीजों में कंपैरिजन किया जाएगा। मगर सिमिली थोड़ा सा अलग है। सिमिली अपने साथ दो वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है, इनमें से एक, या तो वो साथ में लाइक का यूज करेगा या फिर वो यूज करेगा एज का। इन दोनों में से कोई ना कोई एक वर्ड वो जरूर यूज करेगा कंपेयर करने के लिए। सिमिली का मतलब भी कंपैरिजन है भाई, मेटाफर का मतलब भी कंपैरिजन है। मेटाफर में कंपैरिजन है कि कोई चीज सच नहीं है मगर फिर भी कंपेयर करने के लिए हम उस चीज को उस चीज का कंपैरिजन कर देते हैं, तो वो मेटाफर हो जाता है। जैसे मैं कहूँ आपको मोहन्स वॉइस इज अ म्यूजिक टू मी, कि मोहन की आवाज मेरे लिए क्या है, म्यूजिक है। अब आप जरा थोड़ा सा सोचो, क्या ये फैक्ट है, क्या ये सच बात है कि मोहन की आवाज मेरे लिए म्यूजिक है, मतलब मोहन की आवाज म्यूजिक है, क्या उसकी आवाज म्यूजिक है, नहीं है।
मैंने क्या किया, मोहन की आवाज़ को म्यूजिक से कंपेयर किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मोहन की आवाज़ में वो क्वालिटी है कि वो मेरे कानों को अच्छा लग रहा है, मैं उसकी आवाज़ को एंजॉय करता हूँ, तो मैंने उसकी आवाज़ को किससे कंपेयर कर दिया, म्यूजिक का। अच्छा मेरा सेंटेंस एक बार दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि मोहन्स वॉइस इज म्यूजिक टू मी। क्या मैंने यहाँ पे लाइक और एज का इस्तेमाल किया, नहीं किया, तो यहां पर ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। अच्छा जब मैं एक सेंटेंस ऐसे बोलता हूं यू आर लुकिंग लाइक कटरीना कैफ, तो यहां पर साफ साफ मैंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है, लाइक। अब यू का किससे कंपैरिजन हो गया, कटरीना कैफ से, और यहां पर मैंने लाइक लगाया, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, सिमिली बोला जाएगा। सिमिली बहुत ही आसान है भाई, इसमें साफ साफ लाइक आपको देखने को मिल जाएगा, साफ साफ तुम्हें इसमें एज देखने को मिल जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक वर्ड आ जाएगा तो उसको आंख बंद करके आप सिमिली बता देना, मेटाफर हो ही नहीं सकता हो। और मेटाफर में एज नहीं आएगा, लाइक नहीं आएगा, उसमें कंपैरिजन तो करा जाता है। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन आपको समझ आ गया है, सिमिली आपको समझ आ गया, लाइक और एज का इस्तेमाल करता है, मेटाफर आपको मैंने समझा दिया है, कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो मुझे सॉल्व कराना ही है आप लोगों को। तो उसने पूछा था पर्सोनिफिकेशन का, यहाँ पर एग्जाम्पल बता दो। सबसे पहले लिखा हुआ है कि हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कि उसका चेहरा किसकी तरह है, किसकी तरह पीला है, बिल्कुल एक लाश की तरह, जैसे कि लाश का चेहरा होता है। तो पहली बात यहाँ पर कौन सा वर्ड लग गया है भाई, लाइक लग गया है, तो मतलब ये वाला सेंटेंस हमारे पास क्या हो गया, सिमिली हो गया है। और जबकि प्रश्न में वो क्या पूछ रहा है हमसे, पर्सोनिफिकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन क्या कर दूंगा, इनकरेक्ट कर दूंगा, राइट। अब आ जाओ बी पे, देखो बी में क्या वर्ड यूज कर रहा है, वो एज यूज कर रहा है, मतलब दूसरा एग्जांपल भी किसका, कौन सा पोएटिक डिवाइस है आप लोगों के पास भाई, सिमिली है, कंपैरिजन हो रहा है। एज आएगा तो सिमिली है, लाइक आएगा तो सिमिली है। अब उसके बाद देखें आप, लिखा हुआ है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अगर आप लोगों ने पोयम पढ़ी है किताब में, एनसीईआरटी की बुक में, स्प्रिंटिंग का मतलब वहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है कि स्प्रिंट मतलब क्या होता है, शॉर्ट रेस होता है, शॉर्ट रेस या फिर रनिंग। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है, छोटी रेस होता है, ऐसा साफ साफ किताब में लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ ये जो पेड़ है, क्या पेड़ दौड़ने का काम कर सकता है, क्या पेड़ दौड़ेगा? तो अब मेरे पास पेड़ क्या था, एक थिंग था, और मैंने उसको किसका फीचर दे दिया, एक पर्सन का फीचर दे दिया, एक ह्यूमन का फीचर दे दिया, क्योंकि दौड़ने का काम तो इंसानों का है ना। और मैं दौड़ने वाला शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर दे रहा हूँ, पेड़ के लिए, जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल क्लाउड्स वाला एग्जाम्पल हो गया ये। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यंग ट्रीज को स्प्रिंट वर्ड यूज कर दे रहा हूँ, तो ये मेरे पास किसका एग्जाम्पल हो गया, पर्सोनिफिकेशन का। भाई बिल्कुल सी आपके पास जो है परफेक्ट आंसर है। ठीक है जी, यंग ट्रीज दौड़ते नहीं है नॉर्मली, मगर यहाँ पर दौड़ने जैसा शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया। पोयम में बताया था, कुछ सीन ऐसा चल रहा था कि वो कार के अंदर बैठे हुए थे, लग रहा था देखने में ऐसा कि जैसे कि पेड़ भी दौड़ रहे हो, जबकि पेड़ दौड़ते नहीं है, मगर दौड़ने वाला वर्ड इस्तेमाल किया, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, पर्सोनिफिकेशन बोल दिया। अच्छा डी यहाँ पर क्यों आंसर नहीं, जरा एक बार वो भी चेक कर लो। मैरी का मतलब क्या होता है, खुश होता है ना, मैरी क्रिसमस बोलते हैं, हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी का मतलब खुश, मैरी का मतलब भी खुश। तो मैरी चिल्ड्रन, जो खुश बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्पिल कर रहे हैं। स्पिल का मतलब होता है टू कम आउट, घर से बाहर आना। कि जब पोएट वो कार से बाहर देखती है, विंडो से बाहर देखती है, तो उसे क्या दिखता है, कुछ बच्चे जो खुश हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो इसमें तो कोई पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं हुआ है ना, क्योंकि चिल्ड्रन का काम ही स्पिल करना, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन वाली कोई बात ही नहीं हुई, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, तो कोई सिमिली नहीं, कोई मेटाफर नहीं। वो हमसे पर्सोनिफिकेशन पूछ रहा था, हमने आंसर बता दिया सी। आई होप ये आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट्स के साथ। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है वो क्लियर है, मेटाफर क्या होता है वो क्लियर है, और सिमिली क्या होता है वो क्लियर है। अगर पर्सोनिफिकेशन के अलावा एग्जाम में आपसे सिमिली मेटाफर भी पूछ लेंगे तो आप वही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि सिमिली में तो भाई एज और लाइक आता है, मेटाफर में एज और लाइक तो नहीं आता, और दोनों में कंपैरिजन होता है। और पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, किसी चीज़ को हम ह्यूमन की फीचर्स दे देते हैं, ह्यूमन के करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे को बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई करना, पर्सन की क्वालिटी देना। ठीक है, तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अलग अलग होना, अलग अलग होना, टू बी क्लियरली डिफरेंट, टू बी
क्लियरली डिफरेंट व्हेन कंपेयर्ड। जब कंपैरिजन किया जाएगा तो क्या पाया जाएगा कि भाई दोनों बातें एक दूसरे से अलग अलग है, इसमें ऐसा हो रहा है तो इसमें इसका उल्टा ही हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे दो एलिमेंट्स, मतलब क्या एलिमेंट्स है जो इस एक्सट्रैक्ट में बताए गए जो आपको ये दिखाता हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है और इधर तो इसका अपोजिट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है यहाँ पर जो आपको बताता हो? द मदर एंड द पोएट। क्या कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि मम्मी खुश है और जो पोएट है वो दुखी है, कुछ ऐसा हो रहा था? ऐसा तो नहीं था पोएम के अंदर। बी द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन। ट्रीज वाला पॉइंट कब आया था? जब वो यंग ट्रीज की बात की गई थी। यंग ट्रीज क्या कर रहे थे? स्प्रिंट कर रहे थे, दौड़ रहे थे, और चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? स्पिल कर रहे थे। इन दोनों में अपोजिट क्या हो रहा है? इन दोनों में अपोजिट क्या हो रहा है कि ट्रीज दौड़ रहे हैं और चिल्ड्रन घर से बाहर आ रहे हैं। मतलब कुछ मैच ना हुआ, ये तो समझ नहीं आया कुछ क्या लॉजिक कहना चाह रहे हैं कि कुछ अपोजिट इसमें क्या हो रहा है। मतलब अपोजिट इन द सेंस कि कोई खुशी है और कोई दुखी है। आपने अगर पोएम पढ़ा तो कुछ ऐसा सेंस आपको याद आ रहा होगा, है ना। सी में लिखा हुआ है द ट्रबलिंग थॉट्स एंड द साइट ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। सी में लिखा हुआ है द ट्रबलिंग थॉट्स एंड द साइट ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। मतलब पोएट्स को कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे थे जो उसको क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे। भाई सच बात है। एंड द साइट ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। अच्छा, एक तरफ क्या हो रहा है कि उसके थॉट्स को मतलब उसके थॉट्स ऐसे हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, और एक तरफ कैसा नज़ारा है? साइट का मतलब नज़ारा कि वो खुश बच्चों को देख पा रही है। तो ठीक है, मगर बिना डी को पढ़े आप आंसर अभी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। डी को पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है? द मदर्स वीक एंड इनएक्टिव स्टेट एंड द डिपिक्शन ऑफ यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन मेकिंग मैरीमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि जो मोम का जो चेहरा था, मोम की जो स्टेट थी, हालात थी, वो कैसी थी? थोड़ी कमज़ोर थी। इनएक्टिव का मतलब थोड़ा सा मूवमेंट वो कम कर रही थी। और डिपिक्शन जो वर्ड बना है ना, डिपिक्ट से बना है। डिपिक्शन वर्ड किससे बना है? डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रण करना, टू टेल समथिंग इन ड्राइंग, टू पेंट। तो मैं डिपिक्शन को क्या बोल सकता हूँ कि भाई पिक्चर की बात कर रहे हैं, एक चित्र की बात कर रहे हैं कि मम्मी की जो हालात थी, कमज़ोर थी, इनएक्टिव थी। और दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि एक चित्र देखा किन लोगों का? यंग ट्रीज का। यंग ट्रीज का लाइन आई थी एंड चिल्ड्रन मेकिंग मैरीमेंट। मैरीमेंट आपके लिए नया वर्ड आया। मैरीमेंट वर्ड किससे बना? मैरी से बना। और मैरी का मतलब आपको हैप्पी बताया गया है। मैरी का मतलब खुश होता है, तो मैरीमेंट का मतलब भी लगभग वही है, एंजॉयमेंट एंड लाफ्टर। तो एक तरफ मम्मी की हालात कमज़ोर थे, मम्मी हिलडुल नहीं रही थी, और दूसरी तरफ क्या है? जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे थे, और जो बच्चे थे वो क्या थे? वो खुश थे, वो खेल रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। एक तरफ जब वो कार के अंदर देख रही है अपनी मम्मी को देख के, उसे ट्रबलिंग थॉट्स आ रहे हैं, वो परेशान हो रहे कि मम्मी के साथ ऐसा हो रहा है, मम्मी की हालात ठीक नहीं है, मम्मी कमज़ोर है, मम्मी ओल्ड होती जा रही है। और जैसे वो कार के बाहर दिखती तो नज़ारा बिल्कुल अलग ही देखने को मिलता है कि अरे यंग ट्रीज हैं, दौड़ रहे हैं, खुशहाल बच्चे हैं, घरों से खेल रहे हैं, अलाइव हैं, जिंदा दिल है, मौज कर रहे हैं। तो ये सीन बिल्कुल अपोजिट हो गया। वैसे तो ये वाला पॉइंट भी ठीक था, एमसीक्यू में होता ही है भाई कि आपको दो आंसर ठीक लग रहे होते हैं, मगर आप देखो ना इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालना है ना आपको कि ज़्यादा बात किसमें क्लियर करके बताई है। यहाँ पर ट्रबलिंग थॉट्स बोला, ट्रबलिंग थॉट्स तो यहाँ पर भी है, मगर क्लियर किया ना कि थॉट क्या था, वो बताया ना कि मम्मी के हालात ठीक नहीं थे, मम्मी ओल्ड होती जा रही थी। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास ज़्यादा बेस्ट है, और इसीलिए आपका यहाँ पर जो डी आंसर होगा वो करेक्ट माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, क्या पूछा था कि ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, बिल्कुल अलग अलग हो, बिल्कुल अपने ऑपोजिट हो, जो इस एक्सट्रैक्ट में हमें बताए गए होंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? पार्ट ऑफ द पोएम। तो मदर और पोएट ऐसा कुछ नहीं था, द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन ऐसा कुछ नहीं था, ट्रबलिंग थॉट, साइट ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन ये वाला पॉइंट ठीक था, मगर ज़्यादा क्लियर यहाँ पे बात नहीं बताई थी। डी के अंदर हमें बहुत क्लियर बताया गया, मदर्स वीक एंड इनएक्टिव स्टेट एंड द डिपिक्शन ऑफ यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन मेकिंग मैरीमेंट। ठीक है, इसलिए डी हमारे पास राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है चेक करते हैं एक बार। लिखा हुआ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग थॉट्स ट्रबल द पोएट द मोस्ट। ये आपको चार ऑप्शन में थॉट्स दिए हुए, कुछ विचार हैं, इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा थॉट जो था पोएट को ज़्यादा ट्रबल कर रहा था, ज़्यादा परेशान कर रहा था। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है लिविंग हर होम टाउन। भाई हमने पोएम पढ़ी थी, हमें ये बात साफ साफ समझ आ रही थी कि वो एयरपोर्ट जा रही थी और उसे कहीं और जाना था प्लेन से, तो इसलिए वो अपना होम टाउन छोड़ रही थी।
तो क्या इस बात से वो ज़्यादा परेशान थी क्या? अगर आपने पोएम पढ़ी ऐसा कुछ था क्या? आप क्लियरली कहेंगे कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था भाई, इस बात को लेकर तो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बी में क्या कह रहा है? द फ्रिल एंड वर्सनिंग स्टेज ऑफ हर मदर ड्यू टू ओल्ड एज। फ्रेल का मतलब होता है वीक, कमजोर, या फिर मैं इसको नॉट हेल्दी बोल सकता हूं कि स्टेज देखो कैसी कैसी, एक तो बहुत ज़्यादा वीक थी, ठीक है, और हेल्दी नहीं थी। वर्सनिंग का मतलब क्या हुआ? वर्स होती जा रही थी उनकी स्टेज, और ज़्यादा बदतर होती जा रही थी, बुरी होती जा रही थी। किसकी बात हो रही है? मम्मी की बात हो रही है। किस वजह से? उनकी ओल्ड एज की वजह से। उनकी ओल्ड एज की वजह से उनकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकते गलत या ठीक है, अभी आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न रह रही है। सी पढ़ता हूँ मैं एक बार। द डिसहार्टनिंग थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर। डिसहार्टनिंग का मतलब दिल तोड़ देने वाला, दुखद घटना, दुखद विचार। उसके लिए ये था कि वो अपनी मॉम को खो देगी, उसके लिए ये था वो अपनी मॉम को खो देगी। और डी में लिखा हुआ है, इसको भी अभी चेक करेंगे, ये वाला इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, मैं अभी थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को, तो अभी हम पूरा क्लियर नहीं बोले कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। एप्रीहेंशन अबाउट बोर्डिंग द फ्लाइट। एप्रीहेंशन क्या होता है? चिंता को बोलते हैं, वरी को बोलते हैं, ठीक है, कि भाई टेंशन किस बात की थी उसकी? टेंशन किस बात की थी उसको? फ्लाइट को बोर्ड करने की, फ्लाइट पे जाने की। क्या इस बात की टेंशन थी? पोएम में पढ़ा था आपने, ऐसे तो कुछ बताया नहीं था, तो भाई डी भी मेरे पास कंप्लीटली गलत है। अब बी और सी में थोड़ा सा मेल जोल है, थोड़ा इसमें एक बार थोड़ा इसको दोबारा पढ़ के आप ठीक करें। अब देखो क्या पोएट की मेन प्रॉब्लम ये थी, उसको एक बात ज़्यादा परेशान करी थी कि वो अपनी मॉम से अलग हो जाएगी, वो अपनी मॉम को खो देगी। मतलब उसकी मॉम की हालत इतनी बेकार है कि अपनी वो मॉम को खो देगी, मर जाएगी या दूर हो जाएगी इस सेंस में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उनकी हालात थे वो बदतर होते जा रहे थे, वो और कमज़ोर होती जा रही थी। किसकी वजह से? ओल्ड एज की वजह से। ओल्ड एज प्रॉब्लम नहीं थी कि वो बूढ़ी होती जा रही है, वो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो जल्द ही उसको क्या करने वाली है? खोने वाली है। तो आप देखेंगे इस बात में थोड़ा ज़्यादा दर्द है। किसी को लूज करना एक बहुत बड़ा पेन है। किसी की उम्र बढ़ते जाना और कमज़ोर होते जाना, मतलब आपके साथ वो कुछ सालों के लिए और भी तो है, अभी टाइम है, मगर यहाँ पे क्या थॉट आ रहा है कि मैं उसको खो ही दूंगी। तो कौन सा थॉट आपको ज़्यादा ट्रबल करेगा, ये वाला या ये वाला? भाई ये वाला ज़्यादा ठीक होना चाहिए ना, इसमें ज़्यादा दम है ना, ये ज़्यादा परेशान करेगा ना आपको, क्योंकि यहाँ पर आप तो ये सोच रहे हो कि वो इंसान मरने वाला है, उस इंसान को तो मैं खो दूंगा। तो ये आपके पास ज़्यादा बेस्ट आंसर रहेगा, तो इसलिए इसका हम आंसर क्या लगाएंगे? सी। वो पूछ रहा था कौन सा ज़्यादा थॉट वो है, इसमें से कौन सा थॉट है जो पोएट को ज़्यादा ट्रबल कर रहा था। सी इज़ द राइट आंसर। बी भी ठीक होता अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। सी में थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करके बोला गया, तो बी को भी मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ? गलत कर लेता हूँ। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पूछ रहा है। पुट दैट थॉट अवे। फिर से इसको यहाँ पर इन्होंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, फिर से एक बार इन्होंने इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, पुट दैट थॉट अवे। इस लाइन का यहाँ पर विच थॉट इज बीइंग रेफर्ड टू, इस लाइन का क्या मतलब है? ये जो लाइन है किसके लिए रेफर की गई है? ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इन ऑप्शन में से आपको एक बताना है। तो जैसा कभी भी आपसे लाइन पूछे ना, सबसे पहले पोयम पे आ जाओ कि ऐसी लाइन यहाँ पर पोयम में कहाँ पर आई थी। तो पोयम में ये वाली लाइन कहाँ पर आई है आप लोगों के पास? आप देखेंगे यहाँ पर आई है, पुट दैट थॉट अवे। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे इसमें, दैट हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो यहाँ पर मम्मी के चेहरे के बारे में बात हुई थी। पोएट को थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि भाई जो मॉम है ओल्ड होती जा रही है, बहुत ज़्यादा ओल्ड दिख रही है। तो इस थॉट को अवे करने के लिए, अपने दिमाग से निकालने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने क्या किया था? कार की विंडो से बाहर देखा था, ताकि वो इस बारे में सोचना बंद कर दे। अगर वो यही सोचती रहेगी तो वो ट्रबल में हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। परेशान तो वो ही रही थी, तो इसलिए उसने क्या किया? कार से बाहर देखा, और कार का बाहर का नज़ारा बिल्कुल ही अपोजिट था। वहाँ पे खुश बच्चे नज़र आ रहे थे, पेड़ पौधे नज़र आ रहे थे। तो ये बात थी। तो इसका एक बार पढ़ के देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है।
द हैप्पी साइट ऑफ चिल्ड्रन फुल ऑफ वाइटैलिटी, कि जो बाहर का नज़ारा था वो खुश बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, जोशीले बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, बड़े खुश थे। क्या ये थॉट इसी लाइन के लिए था? क्या इसी थॉट को बाहर करने की बात की जा रही थी? नहीं नहीं नहीं, जब वो उसने बाहर देखा था तब ये लाइन आई थी ना कि बच्चे तो बाहर थे, तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक हो ही नहीं सकता, तो उसको आप गलत कर दीजिए। वैसे बी द डिसअपॉइंटिंग होना चाहिए ये, हाँ ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, द डिसअपॉइंटिंग होना चाहिए ये। द डिसअपॉइंटिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ हर मदर्स लाइफलेस फेस, कि उसने क्या किया था, अपनी मम्मी का जो फेस था, उनकी मम्मी का जो फेस था लाइफलेस नज़र आ रहा था, एक कॉप्स की तरह नज़र आ रहा था, तो उसको ऑब्जर्व करके वो कैसा हुआ था, उसके लिए वो फीलिंग, वो डिसअपॉइंटिंग फीलिंग था, वो थोड़ी सी निराश हो गई थी। यहाँ पर ऐसा बोला भी गया था। ठीक है, ठीक है, हो सकता है। अभी पढ़ते हैं आगे। द ओल्ड एज ऑफ मदर एंड द रिलेटिव फियर ऑफ लूजिंग हर, कि मम्मी की उम्र बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ किस बात का डर है कि वो उसको क्या कर देगी, खो देगी। भाई ये वाली बात थोड़ी पीछे भी आपसे पूछी गई थी ना, मैंने आपसे फिर से बोला कि आप देखेंगे अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो जो ज़्यादा ट्रबल करने वाली बात है ये वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लूजिंग, कि आप उनको खोने की बात कर रहे हो, आप उनके मर जाने की बात करो, कि आप उनसे दूर हो जाएंगे, वो चली जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा ट्रबल करता है। अच्छा, डी में लिखा हुआ है, अभी देखते हैं कौन सा ठीक होगा इनमें से। द इनएक्टिव स्टेट ऑफ द मदर इन कंपैरिजन विद द विगरस चिल्ड्रन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। विगरस चिल्ड्रन का मतलब, फिर से विगरस का मतलब हैप्पी होगा, मैरी होगा, वो खुशहाल बच्चे। तो मम्मी की जो स्टेट थी इनएक्टिव थी, बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल बैठी हुई थी वो, तो उनका कंपैरिजन किससे किया गया, उन बच्चों से किया गया। चलो कंपैरिजन वाली तो बात ही नहीं हुई। वो कौन से थॉट से बचने की बात कर रही है, वो ये वाला थॉट था कि एक तो मम्मी बूढ़ी होती जा रही है, मम्मी की उम्र होती जा रही है, ये बात उसको बार बार ट्रबल कर रही थी पोएट को, और दूसरा भाई इस बात का डर भी तो था कि वो उनको खो देगी। तो इस बात को डाइवर्ट करने के लिए कि ये थॉट मेरे दिमाग में ना आए, इसलिए उसने कार से बाहर देखा था कि इस बारे में मैं सोचना बंद ही कर दूं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ज़्यादा आपके पास बेस्ट रहेगा, सी ऑप्शन आपके पास ज़्यादा करेक्ट है। एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है वाई डिड द पोएट लुक एट द यंग ट्रीज एंड द मैरी चिल्ड्रन, कि पोएट ने जो विंडो से बाहर नज़ारा देखा था, यंग ट्रीज को क्यों देखा था, वजह जानना चाहता है, एंड द मैरी चिल्ड्रन, और उन खुश बच्चों को क्यों देखा था, क्या वजह थी बाहर देखने की। अभी आपने आंसर दिया इसका, तो एक बार इन चारों ऑप्शन को दोबारा पढ़ लीजिए और पता लगाइए क्या गलत है क्या सही है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ अवे फ्रॉम द ग्लूमी थॉट, ग्लूमी मतलब सैड, कि हाँ उसने जो देखा था बाहर नज़ारा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देखा था, ताकि वो विचार से दूर हो जाए। विचार कौन सा था भाई, ऑफ लिविंग हर मदर अलोन, कि अपनी मम्मी को अकेला छोड़ के जा रही है इस टाइम पे एट दिस स्टेज ऑफ हर लाइफ, क्योंकि मम्मी इस उम्र में आ चुकी है कि उनको अब केयर की ज़रूरत है, कोई साथ होना बहुत ज़रूरी है, मगर इस टाइम पे उसको अकेला छोड़ के जा रही है। ये थॉट को वो अपने से दूर करना चाहती थी, इस थॉट को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी। बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, पढ़ के ही समझ आ रहा होगा आप लोगों को, इसीलिए ही देखा जा रहा था। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। एक बार चेक कर लो बी क्यों गलत है। टू एंजॉय द ब्यूटीज डायनामिज्म द लाइफ प्रोवाइड्स, क्या वो बाहर मतलब ब्यूटी को देखने के लिए देख रही थी क्या बाहर, कि यंग ट्रीज है, बच्चे, बिल्डिंग है, ये ब्यूटी को एंजॉय करना चाह रही थी क्या, कि लाइफ ने जो हमें मौका दिया है। नहीं, आपको पता है कि भाई ये वाला ऑप्शन तो पूरा ही गलत है। सी टू मेक हर सेल्फ फील इलेटेड, इलेटेड का मतलब क्या हो गया, हैप्पी हो गया। इलेटेड का मतलब क्या हो गया, हैप्पी, एक्साइटेड, अपने आप को खुश करना चाहती थी। किसके बारे में, अबाउट द गिफ्ट्स ऑफ लाइफ, कि वो अपने आप को खुश करने के लिए कार से बाहर देखती है। ऐसा था क्या, पोयम में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था हम लोगों को, हमने ना ही कुछ ऐसा पढ़ा। वो कार से बाहर क्यों देख रही थी, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ऐसा थॉट उसके मन में आए ना। तो आप देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। डी में लिखा हुआ है टू मेक द बेस्ट ऑफ हर रोड जर्नी विद हर मदर, बाहर क्यों देख रही थी, यंग ट्रीज को क्यों देख रही थी, मैरी चिल्ड्रन को क्यों देख रही थी, ताकि वो जो जर्नी थी अपनी मॉम के साथ वो जा रही थी कोचिंग, उस जर्नी को कैसी जर्नी बना सके, वो बेस्ट जर्नी बना सके। कोई लॉजिक लग रहा है आपको, कुछ ऐसा पढ़ा था क्या आपने पोएम में। तो आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा हमारे पास, गलत होगा। तो क्यों देख रही थी वो यंग ट्रीज को, मैरिज चिल्ड्रन को, उसकी वजह ये साफ साफ लिखी हुई, डिस्ट्रैक्शन चाहती थी कि ऐसा थॉट मेरे मन में आए ना, कि मैं इनके बारे में सोचना बंद ही कर दूँ।
तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के लिए उन्होंने बाहर देखा था। ठीक है, तो एक बार ज़रा इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे द मूड प्रेजेंटेड बाय द पोएम इज ऑफ। ये जो आपने जितनी भी लाइनें पढ़ी या पूरी पोएम पढ़ी, इस पोएम में किस मूड की बात हो रही है, पोएट का कैसा मूड है, पोएम का कैसा मूड है, वो आपको बताना है। सबसे पहले सरप्राइज एंड शॉक। पोएम पढ़ के आपको कुछ सरप्राइजिंग वाली बात लगी, कोई सरप्राइजिंग वाली बात थी पोएट के लिए, कोई सरप्राइजिंग वाली बात थी क्या इसमें, कोई शॉकिंग वाली कोई बात हुई थी क्या? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं की थी पोएम में, कोई शॉकिंग की बात नहीं की थी। बी में आ रहा है पैसिमिज्म। पैसिमिज्म एक वर्ड से बना है, जो इसका रूट वर्ड होता है वो होता है पैसिमिस्ट। क्या होता है? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट को मैं हिंदी में बोल सकता हूँ निराशावादी, जो निराश रहता हो कि फ्यूचर में कुछ सक्सेसफुल नहीं होगा या फिर कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा सोच रखने वाले को हम क्या बोल रहे हैं? पैसिमिस्ट बोल रहे हैं। तो ये जो थिंकिंग है, इस थिंकिंग को क्या बोला जाता है? पैसिमिज्म बोला जाता है। तो पोएट को ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ हमारे साथ गलत होने वाला है, या फिर किसी चीज़ में हम असफल हो जाएंगे, कुछ ऐसा विचार था क्या पोएम के अंदर पोएट का? द आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सी में अभी तक हमारे पास देखो ए गलत है और बी भी गलत है। सी गिल्ट एंड एंग्विश, ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने बोला है, वो इस बेस में बोला कि भाई आपने एटलीस्ट पोएम तो पढ़ी होगी। ये मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ, पोएम पढ़ी हुई होगी के बेस में, और थोड़े से रीज़न बता रहा हूँ कि भाई ये गलत क्यों है, ये क्यों सही है, कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है गिल्ट एंड एंग्विश। गिल्ट का मतलब आप समझते ही हैं, और एंग्विश का मतलब होता है पेन बोल सकते हैं, दर्द, पीड़ा। और रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी, कि उसे किसी चीज की बेचैनी थी, छटपटी लग रही थी कि अरे अरे ये करना, ये करना, वो करना, ये करना। ऐसा कुछ था क्या पोएम में? ऐसा भी तो नहीं था। तो ये मेरे पास ये भी तो ठीक नहीं है यार, फिर डी भी गलत है और ए भी गलत है। अब सी बचा। देखो सी में क्या फील हो रहा था? गिल्ट फील हो रहा था। एंग्विश, एंग्विश का मतलब क्या हो गया? पेन फील हो रहा था। पेन किस चीज़ का? यही कि मैं अपनी मॉम को क्या कर दूंगी? लूज कर दूंगी। इस चीज़ को लेकर वो गिल्ट फील कर रही थी और पेन फील कर रही थी। एंग्विश का मतलब पेन, सफरिंग, मेंटल पेन। तो इसे, क्योंकि इसमें एंग्विश वर्ड साफ साफ लिखा है ना, मेंटल पेन की तो बात की गई है, सफरिंग की तो बात की गई है। ट्रबल कर रहा था ये थॉट बार बार कि मैं अपनी मम्मी को खो दूंगी, मम्मी मर जाएगी, बूढ़ी होती जा रही है, ये बातें ट्रबल कर रही थी। इसलिए मेरे पास सी आंसर क्या रहेगा? परफेक्ट रहेगा। ठीक है, सी इज द परफेक्ट आंसर। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को क्यों का जवाब देने की, कि ये आंसर सही क्यों है और ये आंसर गलत क्यों है। कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बताए, कुछ पोएटिक डिवाइस मैंने आपको बताए, कुछ नई वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको बताए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो ने अगर आपको ज़रा से भी हेल्प की हो, कुछ नया सिखाया हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके सिंपली बता सकते हैं, या फिर वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके सिंपली बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी।